सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है उद्यान विज्ञान का टॉपिक, और टॉपिक नंबर है हमारा तीसरा। इससे पहले दो टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। टॉपिक वाइज हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा वो था मैंगो मेंजीफेरा इंडिका, वो हमने कंप्लीट किया था। उसमें एक ही वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद में हमने जो दूसरा टॉपिक लिया था वो था हमारा केला या बनाना मूसा पेरिडिसिए का। उसमें एक ही क्लास में हमने सारे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन बेसिक से लेकर सारे क्वेश्चंस हमने क्लियर कर लिए थे। और आज हमारा तीसरा टॉपिक है पपीता, केरी का पपाया जिसका नाम है। तो इसकी शुरुआत करते हैं और हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको कैसे आसानी से हल कर सकते हो। तो बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक से, और बिल्कुल गोल्डन क्वेश्चंस, जो टफ क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, सभी का अध्ययन इस क्लास में करेंगे हम। तो पूरी क्लास में बने रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी है केरिकाजेथिन, ऑप्शन सी है लाइकोपीन और ऑप्शन डी है क्वेरसिटीन। बताइए पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन, केरिकाजेथिन, लाइकोपीन या क्वेरसिटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला केरिकाजेथिन, बिल्कुल सही जवाब है। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? पपीते का पीला रंग केरिकाजेथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केरिकाजेथिन एक वर्णक होता है, उसके कारण उसका पीला रंग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीते में विटामिन बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा विटामिन ए और सी या ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। विटामिन पूछा गया है, कौन सा विटामिन पाया जाएगा बताइए। जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। पपीते में जो विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए और सी पाया जाता है, और ये जो पपीते के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको हम पपेन के नाम से जानते हैं। जो पेट या उदर रोगी होते हैं, पेट के रोगी होते हैं, उनके लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर पपेन के अंदर पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है और वो क्या करता है, लीवर और पेट की सफाई करता है। इसीलिए पपीते को हम बोलते हैं कि पेट खराब है या पेट में प्रॉब्लम है या दर्द है तो हमें पपीता खाना चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है हमारा, पपीता किस कुल का पादप है? पपीता किस कुल का पादप है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा केरिकेसी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एस्ट्रेसी, ऑप्शन नंबर सी है मुजेसी और ऑप्शन डी है हमारा पामेसी। बताइए जल्दी से पपीता किस कुल का पादप है? केरिकेसी, एस्ट्रेसी, मुजेसी या पामेसी। ऑप्शन ए बी सी डी, सिर्फ आपको लाइव चैट बॉक्स में ए बी सी और डी लिखना है। जिसने केरिकेसी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। पपीता किस कुल का पादप है? केरिकेसी कुल का पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है हमारा, पपीते का फल का प्रकार बताना है आपको। पपीता किस प्रकार का फल होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सरस, ऑप्शन नंबर बी है अस्टिल, ऑप्शन नंबर सी है एरिल और डी है हमारा ब्लूस्टा। बताइए जल्दी से, सरस, अस्टिल, एरिल या ब्लूस्टा, कौन सा होगा पपीते के फल का प्रकार? पपीता, केरी का पपाया, इंग्लिश में इसको पपाया ही बोला जाता है। जिसने इसका सरस जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। पपीते का फल का प्रकार कौन सा होगा? सरस। सरस को अगर इंग्लिश में वहाँ पर सरस नहीं आता है, हिंदी में सरस नहीं आता है, और वहाँ पर उसकी जगह इंग्लिश में बेरी लिखा आ जाता है और बेरी को हिंदी में ट्रांसलेट करके वो लिख देते हैं, तो सरस और बेरी एक ही चीज़ होती है। पपीते का जो फल का प्रकार होता है वो सरस और बेरी होता है। अगर केले का पूछ लें तो केले का भी सरस और बेरी होता है, और मैंगो का मैंने बताया था उस क्लास में क्या होता है, अस्थिल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं, लगते हैं आपको नॉर्मल है लेकिन ये पूछे जाते हैं। आगे और सवाल बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पपीते से पपेन किस अवस्था पर प्राप्त होता है? जो पपेन मैंने अभी बताया जस्ट, पपीते में क्या होता है, जब पपेन प्राप्त होता है तो वो एक अर्ध परिपक्व अवस्था होती है। अब वो कौन सी होती है बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 90 दिन अर्ध परिपक्व फल से, ऑप्शन नंबर बी है 110 दिन परिपक्व फल से, ऑप्शन नंबर सी है 100 दिन परिपक्व छाल से, ऑप्शन नंबर डी है 80 दिन पुराने पत्तों से। बताइए जल्दी क्या होगा जवाब। पपीते से पपेन किस अवस्था में और किस भाग से प्राप्त होता है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस प्रकार के सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट पता न होने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए 90 दिन अर्ध परिपक्व फल से, बिल्कुल सही जवाब है। जो पपेन प्राप्त होता है हमें, वो हमें अर्ध परिपक्व फलों से प्राप्त होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि कच्चे फल जो होते हैं उनसे प्राप्त होता है। मतलब पूरा कच्चा नहीं होता, वो आधा पका होता है और आधा अधपका होता है और 90 दिन के लगभग पुराना फल होता है। उसमें उस पर जब हम चीरा लगाते हैं या कट लगाते हैं तो कट लगाने पर एक सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है, सफ़ेद रंग का लेटेक्स पदार्थ निकलता है दूध जैसा, वो ही क्या होता है, वो ही पपेन होता है। और उस पपेन के अंदर एक पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, वो पेट संबंधी रोगों को ठीक करने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी पेट वाली दवाइयाँ आती हैं जो पेट संबंधी रोगों को ठीक करती हैं, जो दवाइयाँ आती हैं आपने मार्केट से खरीदा होगा तो उसके अंदर पपेन पाया जाता है। कभी आपने खरीदा हो मार्केट से, जो लिक्विड होता है, मीठा लिक्विड होता है, पीने वाली ऐसी दवाइयाँ आती हैं, उसमें कभी पढ़ना पीछे जो कंटेंट्स होते हैं उसमें पपेन लिखा हुआ आपको जरूर से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है पपीते का उत्पत्ति स्थान है। पपीते का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस बताना है। सबसे पहले पपीते को कहाँ नोटिस किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है मैक्सिको और डी है जापान। बताइए पपीते का उत्पत्ति स्थान कौन सा होगा? भारत, अमेरिका, मैक्सिको या फिर जापान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल इजी लगते हैं सवाल, लेकिन जब आप एग्जाम में इनको फेस करते हो तब आप भूल जाते हो। जिसने इसका जवाब सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो पपीते का उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो मैक्सिको को माना जाता है। अब देखिए मैक्सिको एक सिटी भी है और मैक्सिको एक देश भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्सिको सिटी भी है, देश भी है। वैसे आपसे वो ऐसे नहीं पूछेगा, मैक्सिको सिटी और देश के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपके मैक्सिको आता है ऑप्शन में तो आपको मैक्सिको ही राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है पपीते के फल का खाद्य भाग है। पपीते के फल का खाने वाला भाग पूछा है, कौन सा भाग खाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मीजोकार्प, ऑप्शन नंबर बी है पेरिकार्प, सी है हमारा एंडोकार्प और डी है बीजपत्र। बताइए जल्दी से, पपीते के फल का खाद्य भाग बताना है। सारे स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी है, सभी लगभग सही जवाब दे रहे हैं। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सिलेक्शन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सभी का सिलेक्शन होगा। जिसने जवाब दिया है इसका मीजोकार्प बिल्कुल सही जवाब है। मीजोकार्प को हिंदी में हम मध्य फल वित्ती के नाम से जानते हैं। सबसे ऊपर का जो फल का भाग होता है वो पेरिकार्प होता है, जिसको हम बोलते हैं बायफल वित्ती। फिर उसके बाद में होता है मध्य फल वित्ती, जिसको हम मीजोकार्प बोलते हैं। और जो सबसे बीच में होता है, जो सबसे बीच में होता है, ठोस होता है, बीज होता है, वो कहलाता है हमारा एंडोकार्प या अंतःफल वित्ती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा पपीते से प्राप्त पपेन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अभी बता चुका हूं मैं क्लास में, बताइए जल्दी से, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, मार्फिन या कोडीन। कौन सा एंजाइम पाया जाएगा पपीते से प्राप्त पपेन में? पपेन में जो प्राप्त होता है वो बताइए क्या होगा? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है पेप्सिन, बिल्कुल सही जवाब है। पपीते से क्या प्राप्त होता है? पपीते से पेप्सिन नामक एंजाइम प्राप्त होता है। और मार्फिन और कोडीन किससे होते हैं? मार्फिन और कोडीन हमें अफीम से प्राप्त होते हैं। अफीम पेपेवर सोमनीफेरम, काला सोना, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, पपीते से प्राप्त पपेन में कितना प्रोटीन पाया जाता है? अब देखिए पपीते से प्राप्त पपेन में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, वो बतानी है आपको। कितना प्रोटीन पाया जाता है? 33%, 66%, 73% या 78%, 33, 66, 73 या 88%। बताइए कितना पपेन पाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और इसी एक क्लास में आपको पपीते के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आगे आपको समस्या ना आए। बताइए क्या होगा इसका जवाब? 33%, 66%, 73%। जिसने इसका 73% जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। पपीते में जो पपेन होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 73% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, पपीते के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए? पपीते के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा शुष्क, ऑप्शन नंबर बी है आर्द्र, सी है हमारा उष्ण और डी है हमारा ठंडी जलवायु। बताइए कौन सी स्पेसिफिक जलवायु इसके लिए चाहिए? यह स्पेसिफिक क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में। जिसने इसका जवाब दिया है उष्ण जलवायु,
बिल्कुल सही जवाब है उष्ण जलवायु या उष्णकटिबंधीय जलवायु यह होती है। अगर उष्ण जलवायु को आप इंग्लिश में जानना चाहते हो तो इसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो अगर वहाँ पर हिंदी में ट्रॉपिकल लिखा हुआ आ जाता है तो ट्रॉपिकल सही माना जाएगा। और अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाता है कि इसका पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना होगा, तापमान कितना होता है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है उस तापमान पर पपीते की वृद्धि अच्छी होती है और उत्पादन भी हमें अच्छा प्राप्त होता है। तो उष्ण कटिबंधीय या फिर उष्ण, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल बोला जाता है, और तापमान पूछ ले तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है पपीते का वानस्पतिक नाम। बिल्कुल इजी सा सवाल है, बताइए। केरिका पपाया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पपीते का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? केरिका पपाया। पपाया, अगर पीछे पपाया जो शब्द है ये क्या है, ये इसको इंग्लिश में पपीते को पपाया बोला जाता है, तो समझ सकते हो केरिका पपाया। और केरिका क्या है? केरिका इसकी फैमिली है, केरिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन पपीते के संदर्भ में सही है? अब देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन पपीते के संदर्भ में सही पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है पपीता पाला के प्रति संवेदनशील है। तो एक एक लाइन को मैं डिस्क्राइब करूंगा, फिर उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन पहली लाइन है हमारा, पहला ऑप्शन है पपीता पाला के प्रति संवेदनशील है। तो पहले संवेदनशील का मतलब समझिए। संवेदनशील का मतलब होता है उससे प्रभावित होना। तो जो पाला होता है वो पाला सबसे ज़्यादा, यह जो पपीता की फसल होती है वो पाला से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। क्या होती है? प्रभावित होती है। मतलब जिस एरिया में पपीता उगा हुआ है और वहाँ पर अगर पाला पड़ता है तो जो पपीता की फसल है ये क्या होगी? उससे प्रभावित होगी, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो समझिए पाला क्या होता है, पपीता क्या होता है? पाले के प्रति संवेदनशील होता है। पपीता पाले को सहन नहीं कर सकता। दूसरा है पपीते के बाग में उचित जल निकास होना चाहिए। अब उचित जल निकास बता देता हूँ। पपीते में उचित जल निकास क्यों होना चाहिए? देखिए, अगर उचित जल निकास नहीं होगा और जल भरा रहेगा, जड़ क्षेत्र के पास और तने के पास में जल भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा, तो जो पपीते का तना होता है वो इतना हार्ड नहीं होता, कठोर नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है। तो वो तना क्या हो जाता है? वो तना फिर गलना चालू हो जाता है। जो रूट्स होती है वो भी गलना चालू हो जाती है। गलने को रोट बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये रूट चालू हो जाती है और इस अवस्था को डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन रोग भी बोलते हैं। तो ये समस्या हो जाती है। तो ये कथन भी सही है, पहला भी सही था, दूसरा भी सही था कि बाग उचित जल निकास होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा? वरना हमारी समस्या हो जाएगी डैम्पिंग ऑफ की। दूसरा क्या है नेक्स्ट, तीसरा क्या है? इसके लिए बलुई दोमट मृदा चाहिए। तो बिल्कुल सही है, बलुई दोमट मृदा। वैसे किसी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे उत्तम प्रकार की मृदा होती है वो बलुई दोमट होती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों को क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, वो आपसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पपीते के बाग में नर और मादा पौधे का अनुपात रखते हैं। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, इसको आज एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से होता है, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन नहीं हो कभी। पपीते के बाग में नर और मादा पौधों का अनुपात वो क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, किस प्रकार से रखा जाता है, ये बताऊंगा सभी। तो जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए 1:10, बिल्कुल सही जवाब है। पपीते में नर और मादा का अनुपात क्या रखते हैं? 1:10 रखते हैं। अब देखिए, इसको समझिए। देखो, पपीता का बाग लगा रहे हैं हम, तो हमें नर और मादा दोनों प्रकार के पौधे लगाने होंगे। क्यों लगाने होंगे? क्योंकि अगर नर और मादा पौधे नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा और फल का निर्माण नहीं होगा। अगर फल का निर्माण हो भी जाता है तो उस कंडीशन में फल कच्चे रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे, उनका सही आकार नहीं बनेगा, फल परिपक्व नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए, इनिशिएशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम नर और मादा का अनुपात रखते हैं। नर और मादा पौधे दोनों ही लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं? देखिए, अगर हमने 10 पौधे लगाए हैं मादा के, 10 पौधे मादा के लगाए हैं, तो एक पौधा किसका लगाना पड़ेगा? नर का लगाना पड़ेगा। 10 पौधों पर क्या करेंगे? एक पौधा नर का लगाएंगे। तो अगर हमने 100 पौधे लगाए हैं, मादा पौधे लगाए हैं 100, तो पर नर कितने लगाएंगे? नर लगाएंगे हम 10, क्योंकि 10 पौधों पर एक पौधा चाहिए, तो 100 पर कितने चाहिए? 10 चाहिए। अब इनमें लगाने का तरीका क्या होता है? ऐसा नहीं कि एक लाइन में एक ही जगह लगा दिया। सपोज दैट आपका ये ग्राफ चार्ट है, ये इस प्रकार से समझ सकते हो। तो जो फर्स्ट नंबर होगा हमारा, देखिए जो फर्स्ट नंबर होगा हमारा, इधर देखिए, फर्स्ट नंबर जो होगा हमारा, फर्स्ट नर प्लांट होगा इधर फर्स्ट लाइन में फर्स्ट,
फिर दूसरा जो प्लांट होगा वो सेकंड लाइन में सेकंड, फिर तीसरा थर्ड लाइन में थर्ड, फिर चौथा फोर्थ लाइन में फोर्थ, फिर इसी प्रकार से ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। और पहली लाइन में पहला, दूसरी में दूसरा, तीसरी में तीसरा, चौथी में चौथा, ऐसे ये पूरे बाग को, पूरे पपीते के बाग को कवर कर लेगा और समान रूप से पॉलिनेशन प्रोसेस हो पाएगा, समान रूप से पॉलिनेशन प्रोसेस हो पाएगा। इसीलिए नर और मादा का अनुपात रखा जाता है 1:10, 10 मादा पर 1 नर को रखा जाता है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं है, ये एक प्रकार का लेक्चर है जिसमें आपको लेक्चर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सारी क्वेरीज आपकी क्लियर की जाएगी। अगर न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला है पपीता किस प्रकार का पौधा है। अब बता देता हूँ, पपीता पौधा पूछा गया आपको किस प्रकार का पौधा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मोनोसियस, बी है डायोसियस, सी हमारा गाइनोडायोसियस और डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से पपीता किस प्रकार का पौधा है, पपीता किस प्रकार का पौधा है। अभी मैंने बताया है, एक्सप्लेन किया है। जिसने इसका जवाब दिया है डायोसियस, बिल्कुल सही जवाब है। डायोसियस का मतलब क्या होता है, डायोसियस का मतलब होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब एक पौधे में अलग अलग पौधे में अलग अलग लिंग पाया जाता है। अलग अलग पौधे में अलग अलग लिंग कैसे पाया जाएगा, मतलब नर पादप अलग होगा और मादा पादप अलग होगा, वो अवस्था कहलाएगी डायोसियस या द्विलिंगी। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर पाए जाएंगे तो वो अवस्था या स्थिति क्या कहलाएगी, वो अवस्था या स्थिति कहलाएगी डायोसियस। वापस से देखिए, जब नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर पाए जाएंगे तो वो अवस्था डायोसियस या द्विलिंगी कहलाएगी। ठीक है, डायो का मतलब 2 होता है, मोनो का मतलब 1 होता है। और मोनोसियस क्या होगा, मोनोसियस का मतलब होगा जब एक ही पुष्प पर या एक ही पादप पर नर और मादा पुष्प एक ही जगह पाए जाएंगे तो वो मोनोसियस कहलाएगा, एकलिंगी कहलाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और होती है, वैसे तो जो सेक्स फॉर्म होती है, जो लिंग की अवस्थाएं होती हैं वो 7 होती हैं, जिसमें से मैंने तो सिर्फ 3 ही लिखी है। तो 7 आपके काम की नहीं है अभी, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लैंगिक जनन की विधियाँ जब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा मोटा देख लेंगे हम, ताकि आपको आसानी हो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की। एक प्रकार का मैंने बता दिया, मोनोसियस में 1 होगा, डायोसियस में 2 होंगे। लिंग दोनों अलग अलग पे होंगे। मोनोसियस में 1 होगा लेकिन 2 लिंग होंगे, लेकिन एक ही पुष्प पर पाए जाएंगे या एक ही पेड़ पर पाए जाएंगे। नेक्स्ट है गाइनोडायोसियस, इसको बोलते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी में क्या होता है, उभयलिंगी में होता है मादा पुष्प और उभयलिंगी पुष्प, या मादा पुष्प और नर और मादा दोनों पुष्प एक प्रकार के होते हैं, तो वो अवस्था कहलाती है गाइनोडायोसियस। तो ये इस प्रकार की सेक्स फॉर्म है। ये अभी तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है थोड़ा सा, कि बस पपीता कौन सा होता है, पपीता डायोसियस होता है इसलिए। बाकी अगर इसको सही समझाया जाए तो एक लेक्चर पूरा इसमें लगता है, और वो आपको स्पेशलिस्ट सर हैं हमारे डॉक्टर राजकुमार नागर सर, वो ही आपको समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है हमारा, पपीते की पूसा नन्ना किस्म है, डायोसियस, उत्परिवर्तित, गृह वाटिका हेतु उपयुक्त या फिर सभी। पपीते की पूसा नन्ना किस्म है, डायोसियस, उत्परिवर्तित, गृह वाटिका हेतु उपयुक्त या फिर सभी। बताइए जल्दी से, पपीते की पूसा नन्ना जो किस्म है, वो पूसा नन्ना किस्म किस प्रकार की किस्म है। और पूसा नन्ना से सवाल बहुत बार पूछा जाता है। देखो, पूसा नन्ना जो किस्म है, जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। ये एक प्रकार की डायोसियस किस्म है, इसमें नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दूसरा ये है, ये एक उत्परिवर्तित किस्म है, म्यूटेंट वैरायटी है, इसको कृत्रिम तरीके से उत्परिवर्तन करके बनाया गया है। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा गृह वाटिका हेतु उपयुक्त है। अब गृह वाटिका का मतलब आप जानते हो, गृह वाटिका घर के आसपास खाली पड़ी जमीन पर जो करते हैं वो गृह वाटिका कहलाती है। बिल्कुल, इसका पादप जो होता है वो छोटा सा होता है, इसलिए इसका नाम रखा है नन्ना। नन्ना का मतलब होता है छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पपीता की पूसा नन्ना किस्म को कितनी दूरी पर बाग में लगाते हैं। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, पूसा नन्ना से ये सवाल बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। कोई सा भी एग्जाम हो, इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो, अगर सिलेबस में एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर में पपाया है तो इस सवाल को आने के चांसेस लगभग 98% तक के हैं। तो बताइए क्या होगा इसका जवाब। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1.25 × 1.25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 3 × 3 मीटर, सी है हमारा 5 × 5 मीटर और डी है हमारा 6 × 6 मीटर। बताइए पूसा नन्ना को आपको अगर बोला जाए कि लगाना है तो आप किस अनुपात पर लगाओगे या किस दूरी पर लगाओगे पपीते के पौधे को।
जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है 1.25 इंटू 1.25 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। पपीते की पूसा नन्ना किस्म को कितनी दूरी पर लगाते हैं हम? 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी पपीते की उभयलिंगी किस्म है? उभयलिंगी अभी मैंने बताया था आपको, उभयलिंगी या गायनोडायोसियस, उभयलिंगी या गायनोडायोसियस अभी मैंने बताया था आपको। वापस से अगर समझ में नहीं आया समझ लीजिए। जब नर व मादा अंग एक ही पौधे पर एक ही फूल में स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे उभयलिंगी कहते हैं। जैसे अंगूर, नींबू और चीकू और आम भी होता है। तो अब समझ में आ गया होगा उभयलिंगी क्या होता है। अब आप कहोगे सर कि अभी आपने बताया था मोनोसियस, तो मोनोसियस में पेड़ एक था लेकिन फूल अलग अलग थे। यहाँ पर स्थिति क्या है कि फूल भी एक ही है और फूल के अंदर ही नर और मादा भाग है। बाकी जो फूल होते हैं वो नर फूल अलग होते हैं और मादा फूल अलग होते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अलग से इसकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो निम्न में से कौन से पपीते की उभयलिंगी किस्म है? पूसा डेलीशियस, पूसा मेजेस्टी, सनराइज सोलो या उपयुक्त सभी? बताइए जल्दी से, ए, बी, सी और डी। देखिए जिसने इसका जवाब उपरोक्त सभी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो पूसा डेलीशियस है, पूसा मेजेस्टी है और पूसा सनराइज सोलो है, ये सारे ही किस्में किस प्रकार की हैं? उभयलिंगी किस्में हैं। इसको गायनोडायोसियस भी बोलते हैं, गायनोडायोसियस भी बोलते हैं। तो हिंदी में गायनोडायोसियस लिखा आ सकता है, वहाँ पर टर्म्स का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी पपीते की राजस्थान हेतु उपयुक्त किस्म है? कौन सी पपीते की राजस्थान हेतु उपयुक्त किस्म है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पूसा डेलीशियस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा रेड लेडी, सी है हमारा सनराइज सोलो और डी है सूर्या। बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सी पपीते की राजस्थान हेतु उपयुक्त किस्म है? पूसा डेलीशियस, रेड लेडी, सनराइज सोलो या पूसा सूर्या? क्या होगा इसका जवाब? निम्न में से कौन सी पपीते की राजस्थान हेतु उपयुक्त किस्म है? पूसा डेलीशियस, रेड लेडी, सनराइज सोलो, सूर्या। जिसने जवाब दिया है इसका ऑप्शन नंबर बी रेड लेडी, बिल्कुल सही जवाब है। जो पपीते की राजस्थान हेतु उपयुक्त किस्म है वो कौन सी है? पपीते की राजस्थान हेतु उपयुक्त किस्म रेड लेडी है। कौन सी है? रेड लेडी किस्म राजस्थान हेतु सबसे उपयुक्त किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है, पपीते का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पपीते का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पपीते का प्रवर्धन बताना है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बीज द्वारा, बी है कलम द्वारा, सी है ग्राफ्टिंग और डी है बडिंग। बताइए पपीते का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा, कलम द्वारा, ग्राफ्टिंग या बडिंग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किए जाते हैं। पपीते का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा, कलम द्वारा, ग्राफ्टिंग या फिर बडिंग? जिसने इसका जवाब दिया है बीज द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। पपीते का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पपीते का प्रवर्धन बीज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पपीते का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है, बीज द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, पपीते का 1 हेक्टर में बाग लगाने के लिए कितने बीज की मात्रा चाहिए? पपीते का 1 हेक्टर में बाग लगाने के लिए कितने बीज की मात्रा चाहिए? बताइए जल्दी से, पपीते का 1 हेक्टर में बाग लगाना है आपको, कितने बीज की मात्रा चाहिए आपको? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 250 से 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 100 से 200 ग्राम प्रति हेक्टर, सी 50 से 80 ग्राम और डी है हमारा 25 से 40 ग्राम। बताइए पपीते का 1 हेक्टर में बाग लगाने के लिए कितने बीजों की आवश्यकता होगी? ए, बी, सी या डी? जिसने ऑप्शन नंबर ए का जवाब दिया है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर, बिल्कुल सही जवाब है। पपीते के बीज आपने सबने देखे होंगे, जब पपीता आप काटते हो तो बीच में से क्या निकलता है? वो थोड़ा खोखला निकलता है और उसके अंदर बहुत सारे बीज भरे रहते हैं। कोई पपीता आप काटते हो तो उसमें बीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और कोई पपीता आप काटते हो तो उसमें बीजों की संख्या बहुत कम होती है। तो वो जो अंदर काले काले दाने होते हैं वो उसका बीज होता है। और 1 हेक्टर में आपको अगर लगाना है बाग तो 250 से 300 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। और वो बीज नहीं काम में आता है, उसके अंदर वो बीज तो होता है लेकिन उसको फर्मेंटेट करके, उसको प्रसंकरित करके उसको उस काबिल बनाया जाता है कि वो उग सके और एक नए पौधे को जन्म दे सके। अगला सवाल देखिए क्या है। पपीते में गुणसूत्रों की संख्या है, पपीते में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है आपको। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 18 पाए जाते हैं, 10 या 50 या 25? बताइए जल्दी से, पपीते में गुणसूत्रों की संख्या है 18 है, 10 है, 50 है या फिर 25 है? बताइए जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। कोई ना कोई एग्जाम में ये सवाल आए हुए हैं सारे, कहीं ना कहीं कैसे न कैसे घुमाना कैसे भी उसको पूछा गया है, लेकिन आए हुए हैं सवाल।
जिसने 18 जवाब दिया है, पपीते में गुणसूत्रों की संख्या 18 बिल्कुल सही जवाब है। गुणसूत्रों की संख्या क्रोमोसोम नंबर 18 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अगला है हमारा पपीते का उपनाम है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है और अभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल बुक्स है उसमें इस प्रकार का डाटा नहीं दिया हुआ है। अगर आपको लीड करना है, लोगों से, दूसरे स्टूडेंट से आगे निकलना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पढ़ोगे तभी तो आप उनसे आगे निकलोगे। बाकी बुक्स तो जो मार्केट में अवेलेबल है वो तो सारे ही पढ़ रहे हैं। फिर सिलेक्शन छटनी कैसे होगी? कौन सा स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट है, गोल्डन स्टूडेंट है या मक्खन है? ऐसे कैसे पता चलेगा कौन सा मक्खन है और कौन सा पानी है? तो वो ऐसे ही तो पता चलता है। जो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ही होते हैं जो सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। बताइए, ए मेलन ट्री, बी केरी ट्री, सी एस्टर ट्री या ऑप्शन डी है हमारा आदिम फेग। देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है मेलन ट्री, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो आप। ऑप्शन नंबर ए, पपीते का उपनाम क्या हो जाएगा? मेलन ट्री। पपीते को मेलन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। पपीते को किस नाम से जाना जाता है? मेलन ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पपीते की किस किस्म का रंग रक्त जैसा लाल होता है? पपीते की किस किस्म का रंग रक्त जैसा लाल होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ताइवान, ऑप्शन नंबर बी है पूसा सूर्या, सी है हमारा पूसा नन्ना और डी है हमारा रेड लेडी। बताइए जल्दी से, पपीते की किस किस्म का रंग रक्त जैसा लाल होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ताइवान, बी है पूसा सूर्या, सी है हमारा पूसा नन्ना और डी है रेड लेडी। बताइए, पपीते की किस किस्म का रंग रक्त जैसा लाल होगा? बार बार सवाल पूछे जाते हैं ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त जैसा लाल, वैसे जो कलर होता है पपीते का वो हल्का हल्का लाल गुलाबी होता है, लेकिन इस जो किस्म का रंग होगा वो बिल्कुल जो हमारा ब्लड होता है रेड कलर का वैसा होता है। जिसने ताइवान जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। पपीते की किस किस्म का रंग लाल होता है? ताइवान किस्म का रंग जो होता है वो बिल्कुल लाल होता है, पपीते बिल्कुल खून की तरह लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है हमारा, पपीते की क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लगता है मुझे, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी सेट कर लेते हैं अपन। इसमें क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी पपीते की किस्म है? तो तीनों ही किस्में पपीते की हैं। CO3 किस्म पपीते की है, कुर्ग हनीड्यू भी पपीते की है और पूसा डिलीशियस भी पपीते की। तो तीनों ही किस्में पपीते की, उपरोक्त सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे था, पपीते की निम्न में से कौन सी किस्म पपीते की है? तो सारी ही हैं, तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, पपीते का रोपण किया जाता है। पपीते का रोपण या ट्रांसप्लांटिंग ऑफ कैरिका पपाया कब करते हैं? टाइमिंग पूछा है, मार्च अप्रैल में, जुलाई अगस्त में, अक्टूबर नवंबर में या जनवरी फरवरी में। पपीते का रोपण कब करते हैं? मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर या फिर जनवरी फरवरी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। पपीते का रोपण मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी। देखिए, जो मोस्टली ट्री होगा, मोस्टली जितने भी पेड़ होते हैं उन सब का हम कब करते हैं? जुलाई अगस्त में ही रोपण करते हैं। कब करते हैं? जुलाई अगस्त में रोपण करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है, पपीते का 1 हेक्टर में उत्पादन कितना होता है? बताना है आपको, पपीते का 1 हेक्टर में उत्पादन कितना होता है? 1 हेक्टर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, 2.47 एकड़ या फिर 4.5 बीघा, कहीं कहीं 6.5 बीघा भी होता है। बार बार ये डाटा बताता हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 60 से 70 टन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 20 से 30 टन, सी है हमारा 10 से 15 टन और डी है हमारा 7 से 9 टन। बताइए, पपीते का 1 हेक्टर में उत्पादन होता है, कितना उत्पादन होता है 1 हेक्टर में पपीते का? 60 से 70, 20 से 30, 10 से 15, 7 से 9 टन। जिसने जवाब दिया है पपीते का 1 हेक्टर में उत्पादन, जिसने 60 से 70 टन जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। पपीते का 1 हेक्टर में लगभग 60 से 70 टन उत्पादन होता है। कितना उत्पादन होता है? 60 से 70 टन उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट है, पपीते की सबसे हानिकारक व्याधि है। पपीते की सबसे हानिकारक व्याधि है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा डैम्पिंग ऑफ, बी है आर्द्र गलन, सी है ए और बी दोनों और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए, पपीते की सबसे हानिकारक व्याधि कौन सी है? डैम्पिंग ऑफ, आर्द्र गलन, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। पपीते की सबसे हानिकारक व्याधि बताना है आपको, सबसे हानिकारक व्याधि बताना है पपीते की। जिसने जवाब दिया है
ऑप्शन सी वाला ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। पपीते की जो सबसे हानिकारक व्याधि होती है वो कौन सी होती है? डैम्पिंग ऑफ होती है, जिसको हम आर्द्रकलन के नाम से भी जानते हैं। और ये सबसे भयंकर रोग है पपीते का। और अगर वो रोग में से आपसे सवाल पूछेगा तो वो इसमें से ही आपसे सवाल पूछेगा। अब इस जो ये डिजीज़ है या रोग है, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसकी 4 या 5 पॉइंट हैं, वो ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, ध्यान से समझना, फिर आपको समझ में आएगा। अभी क्लास बाकी है, अभी क्लास लगभग आधी हुई है, अभी आधी और बाकी है, लगभग 20 मिनट की क्लास और बाकी है। तो ये मत समझना इसके बाद में ख़त्म हो जाएगी। देखिए क्या है, सबसे पहला है ये कवक जनित रोग है। जो आर्द्रगलन रोग है वो किस प्रकार का रोग है? यह एक कवक जनित रोग है, कवक से होने वाला रोग है। फिर उस कवक का नाम क्या है? इस कवक का नाम है पीथियम एफिनिडर्मेटम। कौन सा नाम है? पीथियम एफिनिडर्मेटम कवक से होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है? यह सबसे अधिक नर्सरी में लगता है। नर्सरी में लगने से मतलब ये है जब पौधा नर्सरी अवस्था में होता है, या पौधा छोटा होता है, या फिर पौधा नर्सरी में लगा होता है। इसमें देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर सोच रहे हो कि नर्सरी में लगता है दैट मीन्स वो नर्सरी में ही लगेगा। अगर आपने नर्सरी में पौधा लगाया है और नर्सरी से ट्रांसप्लांट कर दी अपनी सीडलिंग को या पौध को, आपने खेत में लगा दिया है, लेकिन पौधा अभी भी नर्सरी अवस्था में, नर्सरी अवस्था का मतलब होता है छोटी अवस्था में, तो उस अवस्था में भी लग सकता है। कुल मिला के पौधा जब छोटा होता है तो वो नर्सरी में उगा हुआ हो या फिर खेत में उगा हुआ हो, वो हो जाएगा, रोग हो सकता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? इसका दूसरा नाम कॉलर रोट तना सड़न भी है। इसको कॉलर रोट भी बोलते हैं इस रोग को, और तना सड़न भी बोलते हैं। तना सड़न कैसे बोलेंगे? तना सड़न का मतलब ये है, ये होगा कहाँ पर? ये उस जगह पर होता है जहाँ पर पौधे में पानी भरा रहता है, या पौधे के जड़ क्षेत्र के पास पानी भरा रहता है। तो जो पानी भरा रहता है उससे क्या हो जाता है, जो तना होता है वो सड़ने लग जाता है। और तना सड़ने के बाद में क्या होता है? तना सड़ने के बाद में पौधा झुक कर नीचे की तरफ गिर जाता है, और ये अवस्था कहलाती है डैम्पिंग ऑफ। अब देखिए इसका फैलाव कब होता है? इसका जो फैलाव होता है वो 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कब, कितने तापमान पर होता है? 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। तो इसका स्पेसिफिक, इसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो भी बार बार पूछा जाता है कि जो ये रोग है डैम्पिंग ऑफ या आर्द्रगलन, ये किस तापमान पर होता है, ये कितने तापमान पर होता है? तो 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। ध्यान रखना, ये क्लास आपके पपाया के सारे ही क्वेश्चंस के फंडा क्लियर करेगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसी है सुपरवाइजर की, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर अभी आप इसको पढ़ लोगे तो आगे जो एग्जाम आएगा उसमें क्या होगा, आपका फंडा क्लियर रहेगा, फिर आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा बस। नेक्स्ट है, इसके बाद में क्या है, अब इस रोग की रोकथाम कैसे करेंगे? रोकथाम का जो सबसे पहला उपाय है और सबसे कारगर उपाय है, वो उपाय ये है कि पहले तो नर्सरी में जल निकास करो, यानी कि उसमें पानी भरने ही मत दो। जल निकास की उचित व्यवस्था करो ताकि खेत में, हमारे खेत और नर्सरी में पानी नहीं भरा रहे। फिर उसके बाद में ये है, अगर ये अवस्था फिर भी उत्पन्न हो जाती है तो क्या करेंगे? फिर बीजों को उससे पहले कवकनाशी कैप्टान या थायरम से उपचारित करके बोना चाहिए। मतलब जब हम बुआई कर रहे हैं तो बुआई से पहले हमें क्या करना चाहिए? बीजों को कवकनाशी कैप्टान या थायरम से उपचारित करके बोना चाहिए। अगर फिर हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? उचित जल निकास की व्यवस्था करेंगे। तो देखिए इसके लगभग 7 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फास्टली समझाऊंगा आपको। सबसे पहला है कवक जनित रोग है, पीथियम एफिनिडर्मेटम से होता है, नर्सरी में अधिक लगता है, कॉलर रोट और तना सड़न के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ये है कि 35 से 38 डिग्री सेल्सियस पर होता है। फिर उसके बाद में है नर्सरी में उचित जल निकास होना चाहिए, रोकथाम के लिए उचित जल निकास होना चाहिए, और बुआई से पहले बीजों को कैप्टान या कवकनाशी से उपचारित करना चाहिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। अब ये रोग अगर आपसे पूछा जाएगा डैम्पिंग ऑफ या आर्द्रगलन, तो आप इसमें आराम से कहीं नहीं घबराओगे। ये इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीन को रोटेट करके, अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, सारी ही स्लाइड्स कल वाली भी सेंड कर दी जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा, पौधों में नर्सरी जनित रोगों की रोकथाम के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पौधों में नर्सरी जनित रोगों की रोकथाम के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में आया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन, ये पूछना क्या चाह रहा है, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि पौधों में जो नर्सरी जनित रोग लगते हैं या नर्सरी के अंदर जो रोग लगते हैं, वो रोग, उन रोगों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जो नर्सरी की मृदा है उसको उपचारित करना पड़ेगा। अब नर्सरी की मृदा को किससे उपचारित करते हैं? ये सवाल भी आ सकता है कि नर्सरी की मृदा को उपचारित करने का रसायन कौन सा है? तो देखो, जो नर्सरी की मृदा को उपचारित किया जाता है वो किया जाता है फॉर्मेलिन के जलीय विलयन से।
किससे करते हैं? फॉर्मेलिन के जलीय विलयन से करते हैं। और पौधों में नर्सरी जनित रोगों की रोकथाम के लिए भी फॉर्मेलिन का छिड़काव किया जाता है। अब ये देखो कैसे किया जाता है। जब अगर आपका पौधा नर्सरी में उगा हुआ है तो उस कंडीशन में आप फॉर्मेलिन का छिड़काव नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप फॉर्मेलिन डाल रहे हो वो मृदा का उपचार कर रही है, वो मृदा को सुधार रही है, मृदा के अंदर से क्या कर रही है? मृदा के अंदर से हानिकारक जीवों को नष्ट कर रही है। अगर आप पौधों के ऊपर डायरेक्टली डालोगे तो उनका पौधों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए नर्सरी में बुआई करने से पहले ही क्या कर लेते हैं? फॉर्मेलिन के जलीय विलयन से हम नर्सरी को उपचारित कर लेते हैं, उनको ठीक कर लेते हैं, रोग जनित कर लेते हैं, रोग रहित कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में नर्सरी लगाई जाती है, नर्सरी के पौधों का ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक लाइक बनता है, एक लाइक कर देना, और न्यू स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आप कमेंट करके नहीं बताते हो क्लास कैसी है। कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत पोलाइट हैं, बहुत सम्मानजनक स्टूडेंट हैं, वो रोज़ाना कमेंट करके जाते हैं, लेकिन बाकी कोई स्टूडेंट कमेंट करके नहीं जाता है। तो आज मैं आपको कह रहा हूँ, जो सबसे बेस्ट कमेंट करेगा, सबसे बेस्ट कमेंट करेगा, कल उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा मैं और उसका नाम लूँगा मैं, तो जो सबसे बेस्ट कमेंट करेगा उसका। तो देखिए अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पपीते का पर्णकुंचन रोग किससे होता है? पपीते का पर्णकुंचन रोग किससे होता है? अब पर्णकुंचन को हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर लीफ स्कॉर्च। क्या बोलते हैं? लीफ स्कॉर्च या लीफ कर्ल भी बोलते हैं, लीफ कर्ल रोग भी बोलते हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए, फिर बताऊंगा लीफ कर्ल। पहले बता देता हूँ। देखो, लीफ कर्ल का मतलब ये होता है, जो पत्तियां होती है उसकी वो सिकुड़ जाती हैं। पपीते की जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और वो अवस्था लीफ कर्ल कर्ल का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना। किसी के आपने कर्ली हेयर सुने होंगे, तो कर्ली हेयर देखा होगा, घुंघरालू बाल गोल गोल घुमाव हो जाता है उनमें, और वो सीधे नहीं होते हैं, वो कर्ली हेयर होते हैं। ऋतिक रोशन के भी कर्ली हेयर है, आपने देखा होगा। तो जो कर्ली हेयर होते हैं, यह कर्ल का मतलब होता है कुंचन या संकुचन, कुंचन या संकुचन या सिकुड़न। तो पर्णकुंचन का मतलब पत्तियों का सिकुड़ जाना, संकुचन हो जाना या कुंचन हो जाना, जिसको बोलते हैं लीफ कर्ल। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जिसने जवाब दिया है वायरस, बिल्कुल सही जवाब है। जो पर्णकुंचन रोग है वो किसके द्वारा होगा? पर्णकुंचन रोग होगा वायरस के द्वारा। वायरस जनित रोग है। बार बार पूछा जाता है किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। पर्णकुंचन रोग आपको कोई सी भी क्रॉप में पूछ ले, किसी भी क्रॉप में पूछ ले, आपको सीधा सा जवाब देना है उसका वायरस। एक आध क्रॉप ऐसी है जो उसमें माइकोप्लाज्मा होता है कभी कभी, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप तुक्का लगा सकते हो वायरस पर। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, पपीते का मोजेक रोग किससे होता है? अब मोजेक रोग की कहानी आप सबको पता है। सबसे पहले जो वायरस खोजा गया था वो तंबाकू मोजेक वायरस खोजा गया था, और तंबाकू के अंदर मोजेक रोग फैला रहा था। और जिस वैज्ञानिक ने इसको खोजा था उसने इसको वायरस नाम नहीं दिया था, उसने सबसे पहले इसको संक्रमित तरल नाम दिया था, इन्फेक्टेड फ्लूइड या इन्फेक्टेड लिक्विड नाम दिया था। तो वायरस की खोज की कहानी बता दी मैंने आपको। अब बताइए पपीते का मोजेक रोग किससे होगा? जिसने जवाब दिया है वायरस, बिल्कुल सही जवाब है। किसी भी क्रॉप में, अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 100%, किसी भी क्रॉप में अगर मोजेक रोग लग रहा है तो मोजेक रोग किससे होगा? मोजेक रोग तो हमेशा से ही वायरस से ही होगा। मोजेक रोग हमेशा से ही वायरस से ही होगा, कोई सी भी क्रॉप हो। तो आंख मीच करके आप वायरस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, पपीते की मूल ग्रंथि सूत्रकृमि रोधी किसमें? पपीते की मूल ग्रंथि, मूल ग्रंथि का मतलब होता है, मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है जड़, ग्रंथि का मतलब होती है जड़ों की ग्रंथियां। तो जड़ क्या होती है? जमीन के अंदर होती है। वहां पर क्या होते हैं? विशेष प्रकार के निमेटोड्स या सूत्रकृमि लग जाते हैं, जो जड़ों को खाने लग जाते हैं, जड़ों को संक्रमित करने लग जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है? जड़ों को संक्रमित करने के कारण पौधा इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, और संक्रमित होने के बाद में क्या होता है? पौधा नष्ट हो जाता है। तो ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें मूल ग्रंथि सूत्रकृमि रोग लगता ही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मेजेस्टी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पूसा डेलीशियस, सी है पूसा सूर्या, और डी है हमारा पूसा नन्ना। बताइए जल्दी से, मूल ग्रंथि सूत्रकृमि किसमें नहीं लगता है? मूल ग्रंथि सूत्रकृमि किसमें नहीं लगता है? जिसने पूसा मेजेस्टी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, पूसा मेजेस्टी बिल्कुल सही जवाब है। पपीते की मूल ग्रंथि सूत्रकृमि रोगरोधी किस्म कौन सी हो जाएगी? पूसा मेजेस्टी। कौन सी? पूसा मेजेस्टी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है, पपीते के मोजेक रोग को कौन फैलाता है? मोजेक रोग को फैलाता है, बताना है आपको। एफिड फैलाता है, फल मक्खी फैलाता है, सफेद लट फैलाता है, या फिर जीवाणु फैलाता है? बताइए पपीते का मोजेक रोग कौन फैलाता है? एफिड, फल मक्खी, सफेद लट या फिर जीवाणु?
बताइए क्या होगा इसका जवाब। पपीते का मोजेक रोग कौन फैलाएगा। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है पपीते का मोजेक रोग का जिसने जवाब दिया है एफिड बिल्कुल सही जवाब है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जो कीट होते हैं किस प्रकार से रोग को या रोग कारक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इनको खुद को भी पता नहीं होता कि हम किस रोग का प्रसार कर रहे हैं या फैला रहे हैं। जैसे कोरोना मरीज हैं उनको खुद को पता नहीं है कि मुझे कोरोना है और मैं दूसरों को फैला रहा हूँ, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उनके हाथ में, उनके बॉडी में, उनके कपड़ों में वो वायरस लग जाता है और वो दूसरे से मिलते हैं तो वो उनको दे देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये छूने से फैलने वाली बीमारी है। उसी प्रकार से ये जो मोजेक रोग है इसमें भी वायरस होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, और जैसे ही पौधा होता है जो कीट होता है वो रोगी पौधे पर बैठता है, फिर स्वस्थ पौधे पर बैठता है तो उसको भी संक्रमित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है हमारा, पपीते का पर्णकुंचन रोग फैलाता है। अब बताया मैंने मोजेक रोग तो एफिड फैलाएगा। अब बताइए पर्णकुंचन रोग, लीफ कर्ल रोग कौन फैलाएगा। एफिड फैलाएगा, फल मक्खी फैलाएगी, सफेद लट फैलाएगी या फिर जीवाणु फैलाएगा। एफिड, फल मक्खी, सफेद लट या फिर जीवाणु। पपीते का पर्णकुंचन रोग कौन फैलाएगा। एफिड, फल मक्खी, सफेद लट या जीवाणु। दीजिए जल्दी से जवाब। जिसने देखो जवाब दिया है इसका फल मक्खी बिल्कुल सही जवाब है। जो फल मक्खी होती है वो क्या करती है, पपीते का पर्णकुंचन फैलाती है। फल मक्खी भी हो सकता है, कहीं कहीं सफ़ेद मक्खी दिया हुआ होगा तो सफ़ेद मक्खी फल मक्खी एक ही चीज़ है, थोड़ी अलग होती है, लेकिन आप याद करने के लिए फल मक्खी अगर ऑप्शन में है तो फल मक्खी सही कर सकते हो, और अगर फल मक्खी नहीं है सफ़ेद मक्खी है तो सफ़ेद मक्खी भी कर सकते हो। ठीक है, तो फल मक्खी, सफ़ेद मक्खी याद रखना क्या फैलाती है, पर्णकुंचन लीफ कर्ल रोग डिजीज फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अगला है हमारा, सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम पूछा है। बहुत बार पूछा जाता है सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम। बताइए जल्दी से। हमारा पहला ऐसा चैनल है यूट्यूब चैनल पूरे एग्रीकल्चर का जो आपको ऐसी चीज़ें जानकारी प्रोवाइड करवा रहा है। बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए नंबर बेमेसिया टेबेसाई, बी है हमारा होलोट्रिकिया, सी है फेरेटिमा पोस्थुमा और डी है कोई नहीं। बताइए सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बेमेसिया टेबेसाई, होलोट्रिकिया, फेरेटिमा पोस्थुमा या फिर कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है सफ़ेद लट का, जिसने जवाब दिया है बेमेसिया टेबेसाई, बिल्कुल सही जवाब है। जो सफ़ेद लट है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बेमेसिया टेबेसाई। क्या नाम होता है, बेमेसिया टेबेसाई होता है। वैज्ञानिक नाम या जंतु वैज्ञानिक नाम भी बोल सकते हैं, बेमेसिया टेबेसाई होता है। अगला सवाल देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं, मुख्य किस्में हैं, ये देख लीजिए, ये बार बार पूछी जाती है इसलिए इसको एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या है, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है ये देखिए। पूसा डेलीशियस ऑप्शन नंबर ऑप्शन नहीं है, एक किस्म है पूसा डेलीशियस, दूसरी है पूसा मेजेस्टी जिसमें क्या होता है, मूल ग्रंथि रोग नहीं लगता है। फिर है एक है हमारी कुर्ग हनीड्यू, कुर्ग हनीड्यू है, इसमें भी क्या होता है, कुर्ग हनीड्यू के अंदर भी हमें मूल ग्रंथि रोग नहीं लगता है। मूल ग्रंथि सूत्रकृमि के प्रति संवेदनशील है, ज़्यादा लगता है इसमें। देखो पूसा मेजेस्टी मूल ग्रंथि है, इसमें तो बहुत मतलब वो होता है कि ये रोग को सहन करने की इसमें बहुत क्षमता होती है, लेकिन जो कुर्ग हनीड्यू होती है उसमें मूल ग्रंथि को सहन करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती है। और मूल ग्रंथि रोग किसमें ज़्यादा अधिक लगता है, पूछ ले आपसे कि किस किस्म में या कौन सी किस्म मूल ग्रंथि सूत्रकृमि के प्रति संवेदनशील है या किसको ज़्यादा फर्क पड़ता है या असर होता है। तो जो कुर्ग हनीड्यू वैरायटी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, किससे होती है, मूल ग्रंथि से। नेक्स्ट है हमारा सनराइज सोलो। सनराइज सोलो क्या है, सनराइज सोलो एक बहुत ही पपीते की अच्छी किस्म है। फिर उसके बाद में है ताइवान, ताइवान भी बहुत अच्छी किस्म है। ताइवान का बताया था मैंने, ताइवान क्या है, रक्त जैसे लाल रंग का गुदा होता है, रक्त जैसे लाल रंग जो खून के जैसा कलर होता है, रेड कलर, डार्क रेड कलर वैसा उसका गुदा होता है। फिर उसके बाद में रेड लेडी, फिर उसके बाद में रेड लेडी का मैंने बता दिया, राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है रेड लेडी का। सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछ ले कौन सी किस्म का होता है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली किस्म है रेड लेडी। अगला सवाल, अगला जो है हमारा पूसा नन्ना। पूसा नन्ना के बारे में मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी जानकारी आपको। पूसा नन्ना क्या है, एक डायोसियस किस्म है, डायोसियस का मतलब द्विलिंगी किस्म है। उसके बाद में मैंने ये भी बताया कि ये एक उत्परिवर्तित किस्म है और इसको बाग में 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। 1.25 सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर मत कर देना। जो हमेशा पौधों की दूरी होगी, पौधों फल वृक्षों की जो दूरी होगी वो हमेशा मीटर में होगी, और जो सब्जियां हैं और जो सस्य विज्ञान की क्रॉप है उनकी जो दूरी होगी वो हमेशा से ही सेंटीमीटर के अंदर होगी। ठीक है,
फिर उसके बाद में CO3 है, ये किस्म पपेन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। पपेन उत्पादन के लिए अगर किस्म पूछ ले तो CO3 इज़ द राइट आंसर। हो सकता है कि आपकी जो बुक है उसमें कुछ अलग वेराइटीज़ दे रखी हो, तो और भी वेराइटीज़ हैं इसकी, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट है उसी को इंक्लूड किया है, क्योंकि जो ज़्यादा वेराइटीज़ वाले क्वेश्चंस थे या जो ज़्यादा वेराइटी थी वो थी मैंगो की और पपाया की, बनाना की। उनमें ऑप्शंस ज़्यादा थे और वो इम्पोर्टेंट भी थी, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड किया। अब इसमें बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ है जो बहुत ज़्यादा है और कचरा भी है, तो मैंने इसको इंक्लूड इसमें नहीं किया है। तो आज ये हमारी पपाया की क्रॉप थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। लगभग हमने सभी प्रकार के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया, उनको सॉल्व किया और देखा किस प्रकार से क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे हम शाम को ठीक 5 बजे। तब तक आपको इस क्लास को अगर रिवीजन करना चाहते हो, बीच में आए हो तो क्लास सेव हो जाएगी, फिर उसके बाद में आप उसको रिवीजन कर सकते हो। और कमेंट, बेस्ट जो कमेंट करेगा कल उसका नाम लूँगा मैं, तो कमेंट आपको करके बताना है कि क्लास हमारी कैसी थी। तो तब तक के लिए नमस्कार, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना वायरस है।